L16 हिंदी 151 अध्याय समुद्री संघर्ष _2। उनके पीछे एक बड़ी जापानी गश्ती नाव चल रही थी तथा उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। हेलोंग पर पानी की तोपों से हमला किया गया जिससे जहाज के केबिन में काफी मात्रा में समुद्री पानी भर गया। जहाज का पिछला हिस्सा पहले ही झुकना शुरू हो गया था जिससे उसकी भागने की गति काफी कम हो गई थी। हालांकि ये दियाओयू द्वीप समूह के पास के पानी से पहले ही निकल चुका था, फिर भी उस पर हमला करने वाली दो जापानी गश्ती नौकाओं ने हार नहीं मानी और पानी की तोपों से हमला जारी रखा। अगर वे हमला करते रहे तो हेलोंग का एकमात्र परिणाम बहुत ज्यादा पानी भर जाने और बुरी तरह झुक जाने के बाद डूबना होता। हेलोंग के कॉकपिट में कैप्टन गुओमो ने दोनों ओर जापानी गश्ती नौकाओं को गहरी चिंता के साथ देखा और पूछा, मुख्यभूमि ने क्या कहा? हेलोंग के मुख्य अधिकारी ने उत्तर दिया, मुख्यभूमि ने हमें 20 मिनट और रुकने को कहा है, उनके लड़ाकू विमान रास्ते में हैं। गुओमो ने पूछा, क्या उनके पास कोई तटरक्षक जहाज नहीं है? मुख्य अधिकारी ने कहा, उनका तटरक्षक जहाज अभी अभी दियाओयू द्वीप समूह के जलक्षेत्र में गश्त करके आया है और आराम के लिए बंदरगाह पर लौट आया है। उन्हें दोबारा रवाना होने में 2-3 दिन लगेंगे। पास के जलक्षेत्र में एक मुख्य भूमि तटरक्षक जहाज जरूर है, लेकिन वह 80 समुद्री मील से भी ज्यादा दूर है। यहां पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गुओमो ने पूछा, लड़ाकू विमान तैनात करने का क्या फायदा है? क्या वे सचमुच जापानियों के साथ युद्ध करना चाहते हैं? मुख्य अधिकारी ने कहा, मुझे मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में मुख्य भूमि का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहा है। उनके सैन्य विमान तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विमानों को भी भगाने की हिम्मत रखते हैं। जापान की गश्ती नौकाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। मेरा मानना है कि एक बार वे पहुंच जाएं, तो उन जापानी गश्ती नौकाओं को भगा दिया जाएगा और हमें बचाया जा सकेगा। ये याद करते हुए कि कैसे उन्होंने ताइवान से मदद मांगी थी लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और फटकार लगाई गई, और कैसे मुख्यभूमि ने उनकी मदद की पुकार पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, गुओमो भावुक हो गए और बोले, हाल के वर्षों में मुख्यभूमि ने ताइवान के मामले में हमसे हर पहलू में आगे निकल गए हैं, चाहे वह राजनीति हो, सैन्य हो, संस्कृति हो या अर्थव्यवस्था हो, या फिर हम ताइवानियों के लिए उनके सुरक्षात्मक उपाय ही क्यों न हो। उनकी तुलना में हमारे आंतरिक अधिकारी अप्रभावी हैं, उनमें जिम्मेदारी की भावना का अभाव है। उस हरित नेता को वोट देना वास्तव में मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मुख्य अधिकारी ने कहा, मुझे भी उन्हें वोट देने का अफसोस है। अगर मुझे दोबारा ऐसा करने का मौका मिलता तो मैं निश्चित रूप से उन्हें वोट देकर बाहर कर देता। वे बात कर ही रहे थे कि जहाज अचानक कांप उठा जिससे वे लगभग गिर पड़े। उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि उनका अपना हेलोंग बाईं ओर खड़ी जापानी गश्ती नाव से टकरा गया था। जापानी गश्ती नाव तो सुरक्षित थी, लेकिन हेलोंग का बायां हिस्सा पंचर हो गया था, जिससे समुद्र का पानी उस छेद में भर गया था, जिससे जहाज और भी तेजी से झुक गया। गुओमो हैरान रह गया, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जापानी इतने निर्दयी होंगे, उन्हें मिटा देने पर आमादा। अपने बेटे को बगल में लाइव और डाई की लाइव स्ट्रीमिंग में व्यस्त देखकर एक पल के लिए उसे गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया, ऐसे समय में तुम लाइव स्ट्रीमिंग क्यों कर रहे हो? रुको और इस छेद को बंद करने का कोई रास्ता खोजो। लिटिल गू का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन लाइव स्ट्रीम रोकने के बजाय उन्होंने जहाज पर खतरनाक स्थिति को फिल्माना शुरू कर दिया, जिससे उनकी स्ट्रीम देख रहे अनुयायी रोमांचित हो गए। हेलोंग और भी ज्यादा झुकता गया और जैसे ही गुओमो जहाज के केबिन से बाहर निकला, उसने देखा कि उसकी नाव दो जापानी गश्ती नौकाओं से और भी ज्यादा कसी हुई जा रही है। पीछे चल रही बड़ी गश्ती नाव अब भी उनका पीछा कर रही थी, लेकिन उन्हें रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ी, जबकि ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराता रहा, बस देख रहा था कि हालात कैसे बदल रहे हैं। तभी पूर्वी आकाश से एक गड़गड़ाहट की आवाज आए और अचानक दूर आकाश में 2 हवाई जहाज दिखाई दिए जो घटनास्थल की ओर बढ़ रहे थे। जहाज पर मौजूद मुख्य अधिकारी ने खुशी से झूमते हुए विमानों की तरफ हाथ हिलाया और चिल्लाया, देखो, मुख्यभूमि के विमान हमें बचाने आए हैं। गुओमो ने अचानक उसे रोका और कहा, हाथ मत हिलाओ, ये जापानी विमान हैं। तब मुख्य अधिकारी को पता चला कि लड़ाकू विमान पूर्व दिशा से आए थे और उन पर सूर्य ध्वज का चिन्ह लगा था, जिससे उनकी पहचान जापानी लड़ाकू विमानों के रूप में हो गई। जाहिर है, जापानी रडार ने मुख्य भूमि के सैन्य विमानों का पहले ही पता लगा लिया था और जवाब में उन्होंने भी उन्हें रोकने के लिए अपने विमान भेज दिए। उनका वायुसेना अड्डा पास ही था, इसलिए बाद में रवाना होने वाले लड़ाकू विमान पहले दियाओयू द्वीप समूह के जलक्षेत्र में पहुंच गए।
सफेद अक्षरों शिराताकी से चिन्हित एक बड़ी गश्ती नाव पर कॉकपिट में एक अधेड़ उम्र का आदमी दूरबीन से सामने हेलों को देख रहा था। उसका सहायक पास आया और बोला, सर, हमारे लड़ाकू विमान आ गए हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी दूरबीन नीचे की और जवाब दिया, अच्छा है, लगता है आत्मरक्षा बलों के पायलटों ने आखिरकार अपने प्रशिक्षण के कुछ नतीजे दिखाए हैं। चीन की वायुसेना को रोकने के लिए उनके जरिए हम उस ताइवानी मछली पकड़ने वाली नाव को डुबोने में कामयाब हो जाएंगे। उनके सहयोगी ने चिंतित होते हुए कहा, लेकिन यदि हम उनकी मछली पकड़ने वाली नाव को डुबो देंगे तो क्या वे जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे? आप जानते हैं कि वे पहले जैसे नहीं रहे और अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अधेड़ कमांडर ने तिरस्कार भरे स्वर में जवाब दिया, तुम्हें अपने देश की ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं है। भले ही हम पिछड़े दिखें, हमारी क्षमताएं अपार हैं। हमें कगार पर धकेल दो और हमारी मौजूदा तकनीक और अर्थव्यवस्था के साथ हमारा देश पल भर में एक विश्व सैन्य शक्ति बन सकता है। तब हम चीन की कमजोर सेना की भी परवाह नहीं करेंगे। इसके अलावा हाल के वर्षों में हमारे सेनकाकू द्वीपों के पास आने वाली चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर हम उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो भविष्य में और भी चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाएं यहां आएंगी और यह एक बड़ी मुसीबत होगी। सहायक ने कहा, लेकिन हमें अपने वरिष्ठों से अनुमति नहीं मिली है। यदि कोई बड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है तो उसके बाद हम कैसे जवाबदेह होंगे? अधेड़ कमांडर ने हंसते हुए कहा, हमारे द्वीप राष्ट्र के इतिहास में अधीनस्थों द्वारा अपने वरिष्ठों पर विजय पाने की अनगिनत घटनाएं घटी हैं, ठीक आज से 81 साल पहले की तरह जब हमारे पूर्वजों ने चीन के बीजिंग में ऐसा ही किया था। वह हमारे राष्ट्र के इतिहास का चरम था और उस समय को याद करते हुए मुझे सचमुच वो दिन याद आते हैं। जब तक हमारी शुरुआत सही है और अंत में देश को लाभ हो रहा है, स्वाभाविक रूप से कोई भी हमें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। कौन जाने, शायद हम भी अपने पूर्वजों की तरह राष्ट्रीय नायक बन जाएं। वैसे ये फैसला मैंने अकेले लिया है, इसमें आप शामिल नहीं होंगे, इसलिए चिंता न करें। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, अचानक हेलोंग से घना धुआं निकला। जाहिर है इंजन खराब हो गया था और बंद हो गया था, जिससे उसकी गति नाटकीय रूप से कम हो गई। फुदाओ ने तेजी से गति पकड़ी और दो अन्य गश्ती नौकाओं के साथ हेलोंग को घेर लिया। फिर उन्होंने फुदाओ पर पानी की तोपें चला दी, जिससे हेलोंग के पतवार में भारी मात्रा में समुद्री पानी डाला गया, जिससे वह डूबने लगा। आकाश में जापान वायु आत्मरक्षा बल के 2 F-15J लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे। उन्हें समुद्र की सतह पर जहाज के पीछा करने की कोई परवाह नहीं थी। उनके रडार पर 2 छोटे बिंदु दिखाई दिए, जो मुख्य भूमि से आ रहे लड़ाकू विमान थे, जिनका उद्देश्य उन्हें रोकना और पीछे हटने के लिए राजी करना था। हालांकि लड़ाकू विमानों को पहुंचने में 10 मिनट से ज्यादा का समय लग गया और तब तक ताइवानी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को खदेड़ दिया जाना चाहिए था। freewebnovel.com। कई दलों की नजरों से ओझल समुद्र की सतह पर एक सफेद जलरेखा तेजी से आगे बढ़ रही थी और जलरेखा के ऊपर एक लड़ाकू विमान तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह ड्रोन अवतार था जिसे यानफेई नियंत्रित कर रहा था। ड्रोन अवतार तेजी से आगे बढ़ा और शंघाई के बाहर सुदूर जलक्षेत्र से दियाओयू द्वीप समूह तक सिर्फ 20 मिनट से ज्यादा समय में पहुंच गया, जिससे लेवल 4 ड्रोन की तेज गति का फायदा सामने आया। इसके अलावा ये पूरे समय समुद्र के ऊपर नीचे की ओर उड़ता रहा, किसी भी रडार उपकरण द्वारा पकड़ा नहीं जा सका। अपनी 1000 किलोमीटर की क्वांटम रडार डिटेक्शन रेंज के साथ यानफेई ने प्रभावित जलक्षेत्र में सभी स्थितियों की पहले ही पहचान कर ली थी। घटनास्थल पर न केवल 3 जापानी गश्ती नौकाएं, एक हेलीकॉप्टर और 2 F-15J लड़ाकू विमान मौजूद थे, बल्कि घटनास्थल से 180 किलोमीटर दूर आसमान में चीनी सेना के 2 J-16 लड़ाकू विमान भी मौजूद थे। क्वांटम रडार ने न केवल इन बलों का, बल्कि समुद्र की तलहटी में एक पनडुब्बी का भी पता लगाया। ये पनडुब्बी समुद्र में लगभग 400 मीटर गहराई में छिपी हुई थी और इसके आकार को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सीवुल्फ श्रेणी की हमलावर परमाणु पनडुब्बी है। ये स्पष्ट नहीं था कि यह परमाणु पनडुब्बी वहां कब छिपी थी और जापानी पक्ष चुपचाप इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। हालांकि पनडुब्बी को यह नहीं पता था कि यानफेई ने इसे पहले ही खोज लिया था। हालांकि यानफेई को घटनास्थल की वास्तविक स्थिति का ठीक पता नहीं था, लेकिन क्वांटम रडार की मदद से वह पहले से ही सामान्य परिदृश्य का अंदाजा लगा सकता था। ताइवानी मछली पकड़ने वाली नाव जापानी गश्ती नौकाओं द्वारा डूबने वाली थी। सच कहूं तो यानफेई ताइवानियों को ज्यादा पसंद नहीं करता था। वे संकीर्ण सोच वाले और आत्म महत्व के धनी थे,
बीते दिनों के गौरव में डूबे हुए थे और अगर उनका अपना हित न होता तो उन्हें चीनी होने की अपनी पहचान याद ही नहीं रहती। उनके लिए यथास्थिति बनाए रखना ही सबसे अच्छा था और वे मुख्य भूमि से तभी मदद मांगते जब उन्हें कोई परेशानी होती। हालांकि यान फेई ताइवानियों को नापसंद करता था, लेकिन वह जापानियों द्वारा उन्हें धमकाते हुए नहीं देख सकता था। यह उस तर्क के समान था कि कोई अपने बच्चों को तो डांटता है, लेकिन अगर कोई दूसरा उस पर वार करे तो क्रोधित हो जाता है। इसके अलावा यान फेई इस उड़ान के दौरान अच्छी खासी कमाई करने के अवसर को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जापानी गश्ती नौकाएं और भी ज्यादा कमाई का आसान मौका देती थीं, और ड्रोन अपग्रेड से काफी लाभ होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से ड्रोन को फिर से अपग्रेड करना चाहता था। ड्रोन तेजी से दियाओयू द्वीप समूह के जलक्षेत्र के पास पहुंचा और जब वह घटनास्थल से 20 किलोमीटर दूर था तो अचानक तेजी से ऊपर की ओर 500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। दो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हथियार रैक से अलग होकर प्रज्वलित हुईं और सफेद धुआं छोड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ीं, जिससे उसका ढांचा हिल गया। जापानी आत्मरक्षा बलों के दो F-15J लड़ाकू विमान आसमान में गश्त कर रहे थे, चीनी लड़ाकू विमानों की चुनौतियों का जवाब देने के लिए तैयार। जैसे ही दूर से उड़ता ड्रोन अचानक ऊंचाई पर पहुंचा, उनके रडार ने तुरंत उसका पता लगा लिया। हालांकि उनके रडार स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तरंगों ने विमान की पहचान एक अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के नवीनतम मॉडल के रूप में की। freewebnovel.com। दोनों जापानी लड़ाकू पायलट इस बात से अनजान थे कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान अचानक यहां क्यों आ गया, क्योंकि जब वे अपने मिशन पर निकले थे तब उन्हें इस क्षेत्र में किसी अमेरिकी लड़ाकू विमान की मौजूदगी की कोई सूचना नहीं मिली थी। क्या यह अमेरिकी लड़ाकू विमान उनकी मदद के लिए यहां मौजूद हो सकता था? फिर भी एक बात अजीब थी, उनके ऑनबोर्ड रडार पहले इस अमेरिकी विमान को पकड़ने में नाकाम रहे थे, तो यह इस जगह पर अचानक कैसे आ गया? दोनों जापानी पायलट उलझन में F-15 से संपर्क करने के इरादे से संचार चैनल खोल ही रहे थे कि अचानक उन्हें रडार से चेतावनी मिली। विरोधी F-15 लड़ाकू विमान पहले ही उन पर दो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दाग चुका था। लेवल 4 ड्रोन अपग्रेड ने F-15 टेम्पलेट चुना था, इसलिए इसकी हथियार प्रणाली भी F-15 के अनुरूप स्वतः रूपांतरित हो गई थी। इसमें लगी नजदीकी लड़ाकू मिसाइलें M120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें थीं, जिनकी अधिकतम आक्रमण दूरी 90 किलोमीटर है, लेकिन प्रभावी आक्रमण सीमा 75 किलोमीटर है। साथ ही उनकी गति भी मैक 4 तक पहुंच गई थी। पहले की तुलना में ड्रोन की मिसाइल हमला करने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ था, जिसमें आक्रमण सीमा और गति दोनों में वृद्धि हुई थी। इस तरह के सर्वांगीण सुधार के साथ ड्रोन अब हमला न कर पाने और दुश्मन पर चालाकी और छिपकर हमला करने की अपनी पिछली सीमा से मुक्त हो सकता था। दो जापानी F-15J लड़ाकू विमान मिसाइलों का पता लगने से चौंक गए और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान उन पर हमला करेगा। अमेरिकी सेना की एक निर्विवाद छवि और उसकी दुर्जय सैन्य शक्ति ने उन पर भारी दबाव डाला। हालांकि उन्होंने अमेरिकी लड़ाकू विमान से मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगा लिया था, फिर भी उन्होंने अपनी मिसाइलों से जवाबी हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने रियर कमांड को स्थिति की सूचना दी और फिर भागने के लिए पीछे मुड़ गए। AIM-120 मिसाइलों से बचने के लिए दोनों F-15J विमान तेजी से आगे बढ़े और नकली फ्लेयर्स छोड़ते रहे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि F-15 अमेरिकी सेना का नहीं था और उसमें क्वांटम रडार जैसी अत्याधुनिक ब्लैक तकनीक लगी थी। एक बार जब लक्ष्य क्वांटम रडार से लॉक हो जाता है तो कोई भी नकली फ्लेयर्स मिसाइल के हमले से बच नहीं सकता। F-15J लड़ाकू विमान अमेरिकी F-15 का जापानी संस्करण है, जिसकी अधिकतम गति केवल मैक 2.5 है, जो मैक 4 पर उनका पीछा कर रही AIM-120 मिसाइलों के सामने कुछ भी नहीं है। केवल 30 सेकंड में AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने दो F-15J को पकड़ लिया, छोड़े गए छद्म फ्लेयर्स से बचते हुए और लड़ाकू विमानों पर सटीक निशाना साधा, जिससे आकाश में दो भीषण विस्फोट हुए। अपनी गंभीर स्थिति को भांपते हुए दोनों F-15J पायलटों ने पहले ही इजेक्शन बटन दबा दिया और बाहर निकल आए। इस तरह विस्फोटों की चमक के नीचे दो सफेद पैराशूट आसमान में उभर आए। नीचे खड़ी 3 जापानी गश्ती नावें, जो खुशी खुशी बातें कर रही थीं, तब स्तब्ध रह गईं जब उनके विमान अचानक किसी अज्ञात स्रोत से आए मिसाइलों से नष्ट हो गए। वे स्तब्ध रह गए, यहां तक कि उनकी बातचीत भी सहज ही बंद हो गई। वे पैराशूट से उतरते पायलटों को देख रहे थे, उनके दिमाग में यह समझने की कोशिश हो रही थी कि आखिर हुआ क्या था।
हेलोंग पर कैप्टन का बेटा लिटिल गू लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और उसने उस पल को कैद कर लिया जब दो मिसाइलों ने F-15J को नष्ट कर दिया। लाइव प्रसारण में चिल्लाते हुए वह खुशी से झूम उठा। उसके लाइव वीडियो में ये दृश्य देखने वाले दर्शक तुरंत उत्साहित हो गए और अपने दोस्तों को ये खबर बताने के लिए फोन करने लगे। कुछ ही देर में लिटिल गू की लाइव स्ट्रीमिंग देखने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई। दुनिया में लड़ाकू विमानों के बीच लड़ाइयां होना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन मिसाइलों से लड़ाकू विमानों के नष्ट होने की तस्वीरें अक्सर इतनी धुंधली होती थीं कि उन्हें साफ साफ देखना मुश्किल होता था। इसलिए जब मिसाइलों से लड़ाकू विमानों पर हमला करने की स्पष्ट तस्वीर कैद होती थी, तो दर्शक रोमांचित होकर देखते थे। वे पूरी तरह भूल जाते थे कि यह एक भीषण हवाई युद्ध था और हारने वाले पक्ष की मौत हो सकती थी। यान फेई का ड्रोन अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उसने दो F-15J लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया। ये कार्य 1 मिनट से भी कम समय में पूरा किया और अत्यंत उच्च युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके बाद ड्रोन तेजी से घटनास्थल के पास पहुंचा और F-15J विमानों के नष्ट होने के लगभग साथ ही उसने हेलीकॉप्टर को हवा में ही देख लिया। ड्रोन तेजी से उसके पास पहुंचा और अपनी 30 मिलीमीटर की नौसैनिक तोप से एक जोरदार गोलाबारी की, जिससे वह असहाय हेलीकॉप्टर उड़ान के बीच में ही नष्ट हो गया। जब गश्ती जहाज फुकुशिमा को पता चला कि ऊपर वाले हेलीकॉप्टर को एक अमेरिकी लड़ाकू विमान ने उड़ा दिया है और वही लड़ाकू विमान अब उनकी ओर आ रहा है और उन पर हमला करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है, तो उन्हें अचानक खतरे का आभास हुआ। फुकुशिमा पर सवार कमांडर के सामने जिंदगी मौत का फैसला था और वह बुरी तरह डर गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जो आधिकारिक व्यवहार आमतौर पर दिखाता था, वह पल भर में गायब हो गया और उसे आदेश देना भी नहीं आता था। अपने डिप्टी के बार बार कहने पर ही कमांडर ने तितर बितर होकर पीछे हटने का आदेश जारी करना शुरू किया और पिछली कमान को स्थिति की सूचना दी। नतीजतन तीनों जापानी गश्ती नौकाओं ने हेलोंग पर अपना हमला रोक दिया और 3 अलग अलग दिशाओं में भागने लगी। यान फेई मूलतः महत्वपूर्ण योग्यता के पीछे था, तो वह इन जापानी अपराधियों को कैसे बच निकलने दे सकता था। ड्रोन ने मुड़कर भागने की कोशिश कर रहे एक जापानी गश्ती जहाज का पीछा किया और फिर 2 M-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागीं। सफेद धुआं छोड़ते हुए मिसाइलें एक के बाद एक गश्ती जहाज की ओर बढ़ीं। पलक झपकते ही वे भागते हुए जहाज तक पहुंच गईं और पतवार की जलरेखा पर एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे उसमें एक बड़ा छेद हो गया। फिर दूसरी मिसाइल उस दरार से होकर जहाज के पतवार के अंदर फट गई, जिससे छेद और बड़ा हो गया और गश्ती जहाज की संरचना को नुकसान पहुंचा, जिससे वह शक्तिहीन और गतिहीन हो गया। हालांकि गश्ती जहाज की संरचनात्मक मजबूती सामान्य जहाजों से ज्यादा थी, फिर भी यह सैन्य युद्धपोतों की क्षमता से कोसों दूर था, इसलिए 2 M-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने इसे आसानी से भेद दिया। कुछ ही देर में भारी मात्रा में समुद्री पानी अंदर भर गया, जिससे गश्ती जहाज का संतुलन तेजी से बिगड़ गया और वह पलट गया। अगर कप्तान ने जहाज छोड़ने का आदेश देने की जल्दी न की होती, तो ज्यादातर चालक दल के सदस्य जहाज के साथ ही मर जाते। नौसैनिक जहाज पर अपने पहले हमले में यान फेई ने एक गश्ती जहाज को नष्ट कर दिया था, जिससे बाकी 2 गश्ती जहाज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। ड्रोन हमले से बचने की उम्मीद में वे तेजी से भागने लगे। हालांकि क्वांटम रडार से लैस ड्रोन बहुत शक्तिशाली था और उनका बचना नामुमकिन था। अगर ड्रोन की एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता को छिपाने की मंशा न होती, तो एक ही मिसाइल हमला तीनों गश्ती जहाजों को डुबो सकता था। यान फेई ने ड्रोन की शक्तिशाली आक्रमण क्षमता को छिपाने और जापानियों पर भारी दबाव बनाने के लिए एक एक करके जहाजों पर हमला किया, जिससे उन्हें भय और हताशा से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पहले गश्ती जहाज को डुबोने और समुद्र में तैर रहे जहाजों को नजरअंदाज करने के बाद ड्रोन ने तेजी से एक और छोटे गश्ती जहाज का पीछा किया और 2 और M-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागीं। ये प्रक्रिया पहले वाली प्रक्रिया की तरह ही थी और यह गश्ती जहाज भी मिसाइलों से डूब गया, जिससे बड़ी संख्या में जापानी चालक दल के सदस्य समुद्र में बह गए। भागते हुए फुसोह के कमांडर का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान ने अचानक उन पर हमला कर दिया है, जिससे उन्हें कुछ ही देर में 2 F-15J लड़ाकू विमान, एक हेलीकॉप्टर और 2 गश्ती जहाज गंवाने पड़े। अब तो फुसोह का भी अंत होने वाला था। क्या हो रहा था? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2 परमाणु बम गिराए जाने का डर कमांडर के दिल में एक बार फिर घर कर गया, जिससे जापान द्वारा दुनिया पर राज करने की उसकी महत्वाकांक्षाएं धूमिल हो गईं।
इससे पहले कि फुसोह का कमांडर कोई उपाय सोच पाता, ड्रोन ने पीछे मुड़कर फुसोह पर 2 M120 हवा में मार करने वाली मिसाइलें दाग दी। हालांकि फुसोह एक गश्ती जहाज था, लेकिन उसमें 20 मिलीमीटर की मशीन गन लगी हुई थी। जैसे ही मिसाइलें पास आई, उनके कमांडर अशक्त हो गए। डिप्टी कैप्टन ने जल्दी से आने वाली मिसाइलों को रोकने का आदेश दिया। तेजी से फायर करने के बावजूद हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के समुद्र तटीय प्रक्षेप पथ के कोण के कारण लेवल फायरिंग मशीन गन के लिए उन्हें मारना असंभव हो गया। freewebnovel.com। एक जोरदार धमाके के साथ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल फुसोह की जलरेखा से टकराई, लेकिन यान फेई को निराशा हुई कि फुसोह, जिसे गश्ती जहाज कहा जाता था, असल में एक छोटा युद्धपोत था और उसका ढांचा बेहद मजबूत था। AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल आश्चर्यजनक रूप से उसकी सुरक्षा को भेदने में नाकाम रही, इसलिए उसे पहले की तरह डुबोया नहीं जा सका। फिर भी यान फेई अविचलित रहे। उन्होंने तुरंत मिसाइल का प्रकार बदल दिया। AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की जगह उन्नत AGM-114 एंटी टैंक मिसाइलें इस्तेमाल की। फिर उन्होंने फुसोह की ओर 2 एंटी टैंक मिसाइलें दागी, जो एक के बाद एक उसी जलरेखा पर गिरी। पहली एंटी टैंक मिसाइल ने पतवार में एक छोटा सा छेद कर दिया, जबकि दूसरी एंटी टैंक मिसाइल ने उस छेद को और बड़ा कर दिया। फिर ड्रोन ने एक AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी, जो एंटी टैंक मिसाइल द्वारा बनाए गए छेद से फुसोह के पतवार के अंदर घुस गई। अंदर हुए भीषण विस्फोट से भारी क्षति हुई। फुसोह का इंजन नष्ट हो गया, आगे बढ़ने की उसकी शक्ति समाप्त हो गई और वह समुद्र की सतह पर रुक गया। समुद्री जल जलरेखा में दरार की ओर बह रहा था, जिससे जहाज तिरछा हो गया। मात्र 2 मिनट के भीतर फुसोह पलट गया। फुसोह का कमांडर पूरी तरह से सोचने में असमर्थ था और डिप्टी के नेतृत्व में पूरा दल जहाज छोड़कर भाग गया। यहां तक कि कमांडर भी एक सहायक की मदद से एक लाइफबोट तक पहुंचने में सफल रहा और तेजी से डूबते फुसोह को देखता रहा। उसका चेहरा मिट्टी की तरह पीला पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। उसकी कमर के पास एक गीला धब्बा दिखाई दिया, लेकिन ये डर के कारण पेशाब था या समुद्र का पानी, ये पता नहीं चल पाया। ड्रोन ने जापान के विमानों और गश्ती जहाजों को तेजी से निपटा दिया था और अब सिर्फ ताइवान का हेलोंग बचा था, जो पहले से ही पानी में डूब रहा था और डूबने के कगार पर था। समुद्र के नीचे एक अमेरिकी सीवुल्फ अटैक पनडुब्बी ने भी समुद्र की सतह पर हो रही स्थिति को भांप लिया। ये तेजी से सतह पर आ गई और समुद्र की सतह से 20 मीटर नीचे पहुंच गई और ऊपर हो रही हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। दूसरी ओर 2 चीनी सैन्य J-16 लड़ाकू विमानों ने अपने ऑनबोर्ड रडार के माध्यम से प्रादेशिक जल में हुई घटना का पता लगाया और क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए स्थिति की सूचना दी। घटना के कारण अंतरिक्ष में कई छोटे उपग्रहों ने अपनी कक्षाएं शीघ्रता से बदल ली तथा घटनास्थल का सर्वेक्षण करने के लिए अपना ध्यान दियाओ द्वीप के जल पर केंद्रित कर लिया। ड्रोन उस जगह के ऊपर से उड़ा जहां ये घटना हुई थी और समुद्र की सतह पर बड़ी संख्या में जापानी नाविकों की भरमार थी। उनमें से एक छोटी सी लाइफबोट लोगों से भरी हुई थी, जिसके किनारे पर कई जापानी नाविकों के हाथ अभी भी चिपके हुए थे। यान फेई ने पानी में इन नाविकों पर हमला नहीं किया, हालांकि वह ऐसा करना चाहता था। वह जानता था कि उसे ऊपर लगे उपग्रहों ने देख लिया होगा और अगर उसने इन नाविकों पर हमला किया तो उसकी तस्वीर जरूर खींची जाएगी और फिर दुनिया उसे आतंकवादी घोषित कर देगी। हालांकि वह उस समय अमेरिकी सेना की आड़ में काम कर रहा था, लेकिन उसका पर्दाफाश होना बस समय की बात थी। इसलिए अपनी भविष्य की प्रतिष्ठा की खातिर उसने इन भटकते जापानी सैनिकों को छोड़ देने का फैसला किया। अगर रात होती तो वह नौसेना की तोपें चलाकर उन जापानियों का सफाया कर देता जो बहुत पहले ही समुद्र में गिर गए थे। हेलोंग पर लिटिल गू ड्रोन द्वारा जापानी गश्ती जहाजों और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर रहा था। वह बेहद उत्साहित था। इतने सालों तक NKMC के तौर पर उसने पहले कभी इतने धमाकेदार फुटेज नहीं शूट किए थे। वह पहले से ही अंदाजा लगा सकता था कि ये वीडियो भविष्य में उसकी जिंदगी कैसे बदल देंगे। जापानी गश्ती नौकाओं और लड़ाकू विमानों को मार गिराकर यान फेई ने न केवल ढेर सारे मेरिट पॉइंट अर्जित किए, बल्कि अपनी दबी हुई कुंठाओं से भी काफी राहत पाए और तुरंत तरोताजा और स्फूर्तिवान महसूस किया। तभी क्वांटम रडार के जरिए उसने घटनास्थल पर आ रहे चीनी लड़ाकू विमानों को देखा। उनसे कोई भी बातचीत न चाहते हुए उसने मुड़कर अपनी ऊंचाई कम की और तेजी से उत्तर पूर्व की ओर उड़ान भरी। ठीक उसी समय आगे समुद्र का पानी उबलने लगा और एक मिसाइल सतह से टूटकर हवा में उछली और सीधे ड्रोन की ओर बढ़ी। यान फेई ने उपहास किया। हालांकि उसका मुख्य निशाना जापानी लड़ाकू विमान और गश्ती नौकाएं थीं,
क्वांटम रडा समुद्र के नीचे छिपी सीवुल्फ हमलावर परमाणु पनडुब्बी पर नजर रख रहा था। उसने पनडुब्बी पर हमला न करने का फैसला किया क्योंकि वह पानी के नीचे के लक्ष्यों को भेदने की ड्रोन की क्षमता को उजागर नहीं करना चाहता था। अब पनडुब्बी ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली एंटी-शिप मिसाइल दागते हुए नजदीकी हमला शुरू कर दिया। हालांकि यान फेई ने इस गतिविधि को तुरंत भांप लिया था, मिसाइल के लॉन्च होते ही उसे देख लिया था और उसके ऊपर पहुंचने से पहले ही उसने अपनी गति बढ़ा दी और उस क्षेत्र से निकल गया। सीवुल्फ हमलावर परमाणु पनडुब्बी द्वारा प्रक्षेपित मिसाइल एक विमान रोधी मिसाइल थी जिसकी परिभ्रमण गति केवल 2.5 मैक थी, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर हवाई रक्षा के लिए किया जाता है। 3 मैक की गति तक पहुंचने वाले ड्रोन के विरुद्ध इसका इस्तेमाल करना व्यर्थ था, ये संपर्क बनाने के करीब भी नहीं पहुंच पाता। हालांकि अगर ड्रोन में क्वांटम रडार की स्कैनिंग क्षमता नहीं होती और उसे नीचे छिपी सीवुल्फ पनडुब्बी का पता नहीं होता, तो विमान रोधी मिसाइल द्वारा उस पर घात लगाकर हमला किया जा सकता था। यान फेई सीवुल्फ श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी की क्षमताओं से भी वाकिफ थे। हालांकि अब उनके ड्रोन में पानी के भीतर हमला करने की क्षमता थी, लेकिन M120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का छोटा संस्करण सीवुल्फ के पतवार को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं होता। अगर यह सीवुल्फ के पतवार को भेद नहीं पाता, तो मूल्यांकन में ड्रोन को मेरिट पॉइंट नहीं दिए जाते और इसके बजाय यह पानी के नीचे के लक्ष्यों पर हमला करने की उसकी क्षमता को उजागर करता। इसलिए यान फेई के पास बिना किसी निरर्थक हमले में शामिल हुए सामरिक वापसी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। freewebnovel.com। अंतरिक्ष से उपग्रहों की निगरानी में ड्रोन तेजी से उत्तर पूर्व की ओर उड़ गया। उसके उड़ान पथ से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह सीधे जापान के ओकिनावा प्रांत में स्थित सबसे बड़े अमेरिकी वायुसेना अड्डे की ओर बढ़ रहा था। उड़ान भरते हुए ड्रोन का सामना एक तूफान से हुआ। चक्कर लगाने के बजाय वह सीधे तूफान में जा गिरा और घने बादलों का इस्तेमाल करके उपग्रहों की नजरों को रोक लिया। फिर वह तेजी से समुद्र में गोता लगाता हुआ तेजी से अपनी दिशा बदलता हुआ चुपके से शंघाई की ओर बढ़ गया। गरजते बादलों के कारण उनकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई, जिससे अंतरिक्ष आधारित उपग्रह ड्रोन का पता नहीं लगा पाए। वे बाएं दाएं इंतजार करते रहे, लेकिन ड्रोन तूफान से बाहर ही नहीं निकला। चीन के लिए यह ज्यादा सुविधाजनक था। स्थिति का जायजा लेने के लिए 2 J-16 विमान तुरंत भेजे गए, लेकिन जब वे पहुंचे तो धुंधले बादलों और गरज के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, यहां तक कि उनके रडार पर एक झलक भी नहीं दिखाई दी। इसके बाद अमेरिकी सेना और जापान के टोही विमान उस क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन पहले की तरह बिजली के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। किसी को नहीं पता था कि F-15 जेट कहां गया। इस प्रकार काले बादलों के नीचे चमकती बिजली को देखते हुए हर कोई केवल यही अनुमान लगा सकता था कि जेट तूफान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। लेकिन मन ही मन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जेट इतनी छोटी सी गलती करके प्राकृतिक शक्तियों के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। वो जरूर कहीं छिप गया था और वे उसे उस समय ढूंढ नहीं पाए। ड्रोन के ऑपरेशन से न केवल ताइवान की मछली पकड़ने वाली नाव को बचाया गया, बल्कि जापानी गश्ती जहाजों और हवाई जहाजों को भी डुबोया गया, जिससे बड़ी संख्या में मेरिट पॉइंट अर्जित हुए, जो एक त्रुटिहीन उपलब्धि थी। यान फेई मन ही मन बहुत संतुष्ट था। उसके सहायक मस्तिष्क ने इस मिशन में ड्रोन द्वारा अर्जित मेरिट पॉइंट्स का विवरण दिया। दियाओयू द्वीप समूह के जलक्षेत्र में मिसाइल दागने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार: 2 F-15J लड़ाकू जेट विमानों को मार गिराना, 1000 पुरस्कार अंक 500 प्रति F-15 लड़ाकू विमान। एक समुद्री गश्ती हेलीकॉप्टर को मार गिराना, 100 पुरस्कार अंक 100 प्रति गश्ती हेलीकॉप्टर। एक बड़े गश्ती जहाज को डुबोना, 1500 पुरस्कार अंक। एक बड़े गैर सैन्य गश्ती जहाज के लिए 1500। 2 मध्यम आकार के गश्ती जहाजों को डुबोना, 1000 पुरस्कार अंक। एक मध्यम गैर सैन्य गश्ती जहाज के लिए 532 दुश्मन कर्मियों को मारना, 32 पुरस्कार अंक। इस उड़ान से कुल 3632 मेरिट अंक अर्जित किए गए, जिससे कुल संचयी मेरिट अंक 7525 हो गए। अनजाने में लेवल 4 ड्रोन ने सिर्फ 2 उड़ानों के बाद कुल 7525 मेरिट पॉइंट्स जमा कर लिए। अगर ये लेवल 3 ड्रोन होता तो यह अपग्रेड के लिए लगभग पर्याप्त होता, क्योंकि लेवल 3 ड्रोन को लेवल अप करने के लिए केवल 10,000 मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। हालांकि लेवल 4 ड्रोन के लिए आवश्यक 1 लाख मेरिट पॉइंट से अपग्रेड करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। मेरिट पॉइंट्स अर्जित करने की कठिनाई को देखते हुए लेवल 4 ड्रोन के लिए प्रक्रिया बहुत आसान थी और अपग्रेड की गति वास्तव में लेवल 3 ड्रोन की तुलना में तेज थी। पहले जिन F-15 लड़ाकू विमानों को केवल अचानक हमले से ही हराया जा सकता था, उनके विपरीत लेवल 4 ड्रोन ने उन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और तुरंत मार गिराया।
सब कुछ सूखी टहनियों को तोड़ने या सब्जियों को काटने जितना आसान लग रहा था। ड्रोन तेजी से दियाओयू द्वीप समूह के जलक्षेत्र के पास पहुंचा और जब वह घटनास्थल से 20 किलोमीटर दूर पहुंचा तो अचानक तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा और 500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। अचानक एयरफ्रेम में एक झटका लगा और दो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें अपने हथियार रैक से अलग हो गईं। मिसाइलें प्रज्वलित हुईं और सफेद धुआं छोड़ते हुए आगे के लक्ष्य की ओर बढ़ गईं। आसमान में जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के दो F-15J लड़ाकू विमान गश्त कर रहे थे, चीनी लड़ाकू विमानों की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। जब ड्रोन अचानक दूर से ऊंचाई पर पहुंचा तो उनके ऑनबोर्ड रडार ने तुरंत ड्रोन के निशान पहचान लिए। हालांकि उनके रडार स्क्रीन पर ये संकेत अमेरिकी सेना के नवीनतम बैच के एक F-15 लड़ाकू विमान के लग रहे थे। दोनों जापानी लड़ाकू पायलटों को समझ नहीं आ रहा था कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान अचानक इस इलाके में क्यों आ गया, क्योंकि जब वे अपने मिशन पर निकले थे तब उन्हें अमेरिकी लड़ाकू विमानों की मौजूदगी की कोई खुफिया जानकारी नहीं मिली थी। क्या यह अमेरिकी लड़ाकू विमान उनकी मदद के लिए आया था? फिर भी एक बात बहुत अजीब थी, उनके रडार ने पहले अमेरिकी विमान को नहीं पकड़ा था, तो लड़ाकू विमान अचानक यहाँ कैसे आ गया? दो जापानी पायलट कुछ उलझन में F-15 से संपर्क करने के लिए संचार चैनल खोलने वाले थे जब उन्हें अचानक एक रडार चेतावनी मिली कि आगे F-15 लड़ाकू ने उन पर दो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं। जब लेवल 4 ड्रोन को अपग्रेड किया गया तो F-15 टेम्पलेट को चुना गया, जिससे इसकी हथियार प्रणाली स्वचालित रूप से F-15 से मेल खाने के लिए रूपांतरित हो गई। यह अपने लड़ाकू हथियार के रूप में AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस था। AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की अधिकतम हमला सीमा 90 किलोमीटर है, लेकिन प्रभावी हमला सीमा 75 किलोमीटर है। यह मैक 4 की गति तक भी पहुंच गया। पहले की तुलना में ड्रोन की मिसाइल हमले की क्षमता में एक महत्वपूर्ण उन्नयन हुआ था। इसने न केवल अपनी हमले की सीमा को बढ़ाया था बल्कि अपनी हमले की गति को भी बढ़ाया था। इस तरह के व्यापक उन्नयन और संवर्धन के साथ ड्रोन दुश्मन पर सीधे हमला करने में असमर्थ होने की पिछली दुर्दशा से बच गया और अब अपने विरोधियों पर घात लगाने के लिए केवल रणनीतिक धोखे पर निर्भर नहीं था। जापान के दो F-15J लड़ाकू विमानों को, जो मिसाइलों से अचंभित थे, यह उम्मीद नहीं थी कि उन पर एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हमला करेगा। उनके मन में अमेरिकी सेना की ऊंची छवि और संयुक्त राज्य अमेरिका की दुर्जेय सैन्य शक्ति ने उन पर भारी दबाव डाला। यह एहसास होने के बाद भी कि उन पर एक अमेरिकी लड़ाकू विमान द्वारा दागी गई मिसाइलों से हमला हुआ है, उन्होंने अपनी मिसाइलों से जवाबी हमला करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि पीछे मुड़कर स्थिति की सूचना देने के बाद भाग खड़े हुए। AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के हमले से बचने के लिए दोनों F-15J विमानों ने नकली फ्लेयर्स छोड़ते हुए तेजी से उड़ान भरी। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह F-15 विमान अमेरिकी सेना का नहीं था, बल्कि उसमें एक बेहतरीन तकनीक लगी थी, क्वांटम रडार। एक बार जब लक्ष्य क्वांटम रडार द्वारा लॉक हो जाता तो मिसाइल के पीछा करने से बचना मुश्किल होता, चाहे नकली फ्लेयर्स कितने भी तैनात क्यों न हों। F-15J लड़ाकू विमान अमेरिकी F-15 का जापानी संस्करण थे, जिनकी अधिकतम गति केवल मैक 2.5 थी, जिससे उनके लिए मैक 4 की गति से यात्रा करने वाली AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से बचना असंभव था। केवल 30 सेकंड में AIM-120 मिसाइलों ने दोनों F-15J को पकड़ लिया, तैनात किए गए छल से बचते हुए और दोनों F-15J लड़ाकू विमानों पर सटीक निशाना साधा, जिससे आकाश में दो लाल चिंगारियां निकलीं। दोनों F-15J लड़ाकू विमानों के पायलटों ने विकट स्थिति को देखते हुए समय रहते ही विमान से बाहर निकलकर सुरक्षित पैराशूट से उतर गए। इस प्रकार ऊपर से निकली चिंगारियों से जगमगाते आसमान के नीचे दो सफेद पैराशूट खिल उठे। नीचे खड़े 3 जापानी गश्ती जहाज, जो खुशी खुशी बातें कर रहे थे, अचानक अपनी हवाई संपत्तियों को रहस्यमय मिसाइलों से तबाह होते देखकर दंग रह गए। वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि अपनी बातचीत जारी रखना भी भूल गए। वे आकाश में पैराशूट से उतर रहे पायलटों को शून्य भाव से देखते रहे, उनके दिमाग में ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। हेलॉन पर कैप्टन का बेटा लिटिल गू लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था जब उसने उस पल को कैद कर लिया जब 2 मिसाइलों ने F-15J को नष्ट कर दिया। वह इतना उत्साहित हो गया कि खुद को रोक नहीं पाया और लाइव स्ट्रीम पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका लाइव प्रसारण देख रहे इंटरनेट उपयोगकर्ता भी फुटेज देखकर रोमांचित हो गए और उन्होंने अपने दोस्तों को ये खबर फैलाने के लिए फोन करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लिटिल गू का लाइव प्रसारण देखने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई।
दुनिया में लड़ाकू विमानों के बीच कई बार मुठभेड़ें हुई हैं, लेकिन मिसाइलों से टकराने वाले विमानों की तस्वीरें आमतौर पर धुंधली और अस्पष्ट होती हैं। इसलिए जब लड़ाकू विमानों पर मिसाइलों के हमले का इतना स्पष्ट फुटेज कैद हुआ, तो हर कोई बेहद उत्साहित हो गया। वे पूरी तरह से भूल गए कि यह एक क्रूर हवाई युद्ध था, जिसमें हारने वाले पक्ष को जान माल का नुकसान हो सकता था। यान फेई का ड्रोन अचानक प्रकट हुआ और उसने 1 मिनट से भी कम समय में 2 F-15J लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया, जिससे उसकी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन बेहद उच्च था। फिर ड्रोन तेजी से घटनास्थल की ओर तेजी से बढ़ा। लगभग उसी समय जब जापानी F-15J विमान नष्ट हो रहे थे, उसने हेलीकॉप्टर को हवा में देखा और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। 30 मिलीमीटर की नौसैनिक तोप से गोलाबारी की गई, जिससे चकमा देने वाला हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ गया। अपने ही हेलीकॉप्टर को एक अमेरिकी लड़ाकू विमान द्वारा उड़ाते हुए देखकर, जो हमला करने की फिराक में उनके पास आया, फुकुशिमा गश्ती जहाज के चालक दल को अचानक खतरे का एहसास हुआ। जीवन मरण की स्थिति का सामना करते हुए फुकुशिमा का कमांडर इतना भयभीत हो गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी पिछली बहादुरी पल भर में गायब हो गई, यहाँ तक कि वह आदेश देने में भी असमर्थ हो गया। अपने डिप्टी के बार बार याद दिलाने पर ही कमांडर ने तितर बितर होकर पीछे हटने के आदेश जारी किए और वर्तमान स्थिति की सूचना पीछे के जहाज को दी। इस प्रकार तीनों जापानी गश्ती जहाजों ने हेलोग का उत्पीड़न बंद कर दिया और 3 अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। यान फेई मूलतः पर्याप्त मेरिट का लक्ष्य बना रहा था, तो वह जापान के इन मुख्य अपराधियों को कैसे बच निकलने दे सकता था। ड्रोन ने मुड़कर एक भागते हुए जापानी गश्ती जहाज का पीछा किया, फिर 2 M-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी। दोनों मिसाइलें सफेद धुआं छोड़ते हुए एक के बाद एक गश्ती जहाज की ओर बढ़ीं। पलक झपकते ही वे भागते हुए जहाज तक पहुंच गईं। पतवार की जलरेखा पर एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे उसमें एक बड़ा छेद हो गया। फिर दूसरी मिसाइल उस छेद में घुस गई और जहाज के अंदर फट गई। इस विस्फोट ने न केवल पतवार में छेद को बड़ा कर दिया, बल्कि गश्ती जहाज की संरचना को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे जहाज की शक्ति समाप्त हो गई और वह गतिहीन हो गया। गश्ती जहाज की संरचना सामान्य जहाजों की तुलना में मजबूत होती है, फिर भी यह सैन्य जहाजों की मजबूती से कोसों दूर है, और इसीलिए 2 M-120 मिसाइलों ने इसे आसानी से भेद दिया। कुछ ही देर में भारी मात्रा में समुद्री पानी जहाज के पतवार में घुस गया। गश्ती जहाज का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया। अगर कप्तान को स्थिति की गंभीरता का एहसास न होता और उसने जहाज छोड़ने का आदेश न दिया होता, तो ज्यादातर चालक दल के सदस्य जहाज के साथ डूब जाते। ये यान फेई का किसी नौसैनिक जहाज पर पहला हमला था, और वह एक गश्ती नाव को गिराने में कामयाब रहा, जिससे बाकी 2 गश्ती जहाजों को झटका लगा। ड्रोन के हमले से बचने के लिए उन्होंने तेजी से अपनी गति बढ़ा दी। लेकिन क्वांटम रडार से लैस ड्रोन से वे कैसे बच सकते थे? अगर ड्रोन की एक साथ कई ठिकानों पर हमला करने की क्षमता को छुपाना जरूरी न होता, तो ड्रोन का एक ही मिसाइल हमला तीनों गश्ती नावों को एक साथ डुबो सकता था। उसने ड्रोन की शक्तिशाली क्षमता को छुपाने के लिए एक एक करके हमला करने का फैसला किया, साथ ही जापानियों पर जबरदस्त दबाव डाला और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। ड्रोन द्वारा पहले गश्ती जहाज को डुबोने के बाद उसने समुद्र की सतह पर तैर रहे चालक दल के सदस्यों की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने आगे मुड़कर एक और छोटे गश्ती जहाज का पीछा करने के लिए दिशा बदली और फिर से 2 M-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी। पहले की तरह गश्ती जहाज मिसाइलों से डूब गया, जिससे बड़ी संख्या में जापानी चालक दल के सदस्य समुद्र में तैरते हुए रह गए। भागते हुए हिरोशिमा के कमांडर का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अमेरिकी सेना का एक लड़ाकू विमान अचानक आकर हमला कर देगा, जिससे उनकी सेना को कुछ ही समय में 2 F-15J लड़ाकू विमान, 1 हेलीकॉप्टर और 2 गश्ती जहाज गंवाने पड़े। अब लग रहा था कि उनका हिरोशिमा भी इस हसरत से बच नहीं पाएगा। आखिर हो क्या रहा था? क्या अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी? अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए 2 परमाणु बमों का डर कमांडर के दिल में फिर से उभर आया और दुनिया पर राज करने की महत्वाकांक्षा धूमिल पड़ गई। इससे पहले कि हिरोशिमा का कमांडर इस स्थिति से निपटने का कोई उपाय सोच पाता, आकाश में उड़ता ड्रोन पलट गया और हिरोशिमा पर 2 M-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दाग दी। हालांकि हिरोशिमा एक गश्ती जहाज था, लेकिन उसमें 20 मिलीमीटर की मशीन गन लगी हुई थी। मिसाइलों को अपनी ओर आते और अपने कमांडर को अशक्त देखकर कार्यकारी अधिकारी ने तुरंत आने वाली मिसाइलों को रोकने का आदेश दिया। गश्ती जहाज ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन मशीन गन, जो अपने कोण के कारण केवल सीधी ही गोली मार सकती थी, समुद्र के ऊपर नीचे उड़ रही मिसाइलों को नहीं मार सकी।
मिसाइलों के हिरोशिमा की जलरेखा से टकराने पर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। यान फेई को निराशा हुई कि हिरोशिमा, जिसे गश्ती जहाज कहा जाता था, असल में एक छोटा युद्धपोत था जिसकी पतवार संरचना बेहद मजबूत थी। AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें उसकी सुरक्षा को भेद नहीं पाईं, इसलिए वे उसे डुबो नहीं पाईं जैसा कि उन्होंने पहले दूसरों के साथ किया था। हालांकि यान फेई निराश नहीं हुए। उन्होंने तुरंत मिसाइल का प्रकार बदल दिया। AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की जगह उन्नत AGM-114 एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया और फिर हिरोशिमा पर 2 एंटी टैंक मिसाइलें दाग दी। दोनों एंटी टैंक मिसाइलें सफेद धुआं छोड़ते हुए हिरोशिमा की एक ही जलरेखा पर लगातार गिरी। पहली एंटी टैंक मिसाइल ने हिरोशिमा के पतवार में एक छोटा सा छेद कर दिया और दूसरी ने उसे बड़ा कर दिया। फिर ड्रोन ने एक और AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। मिसाइल एंटी टैंक मिसाइलों द्वारा बनाए गए बड़े छेद से हिरोशिमा के पतवार में घुस गई और अंदर एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे हिरोशिमा को भारी नुकसान पहुंचा। हिरोशिमा का इंजन नष्ट हो गया, जिससे आगे बढ़ने की शक्ति तुरंत समाप्त हो गई और वह समुद्र की सतह पर रुक गया। जलरेखा पर भारी मात्रा में समुद्री जल आने से पतवार झुक गई और मात्र 2 मिनट में हिरोशिमा पलट गया। हिरोशिमा के कमांडर ने सोचने की क्षमता पूरी तरह खो दी थी और सभी चालक दल के सदस्यों ने कार्यकारी अधिकारी के आदेश के तहत जहाज छोड़ दिया। एक सहायक की मदद से कमांडर खुद एक लाइफ बोट पर गया और हिरोशिमा को तेजी से डूबते हुए देखा। उसका चेहरा राख हो गया था। उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। उसकी कमर गीली थी। क्या वह पेशाब से गीला था जिसे उसने डरकर बाहर निकाल दिया था, या समुद्री पानी को उसने छू लिया था? यह अज्ञात था। ड्रोन ने अकेले ही जापानी विमानों और गश्ती नौकाओं को खदेड़ दिया था, जिससे सिर्फ ताइवान का हेलोन ही समुद्र की सतह पर बचा था, लेकिन हेलोन भी काफी पानी में डूब रहा था और डूबने के कगार पर था। समुद्र की सतह के नीचे अमेरिका की सीवुल्फ अटैक पनडुब्बी ने पानी के ऊपर हो रहे बदलावों को भांप लिया। ये तेजी से पानी की सतह पर आए और समुद्र की सतह से 20 मीटर नीचे रुक गई और वहां से समुद्र में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखी। दूसरी ओर 2 हुआक्सिया लड़ाकू विमानों ने अपने रडार के जरिए क्षेत्रीय जल में हुई घटना का पता लगा लिया। रिपोर्ट करते हुए वे घटनास्थल की ओर बढ़ गए। अंतरिक्ष में कई छोटे उपग्रहों ने घटना के कारण अपनी कक्षाओं को तेजी से समायोजित किया तथा दृश्य का अवलोकन करने के लिए अपनी दृष्टि दियाओयू द्वीप समूह के जल की ओर केंद्रित कर दी। ड्रोन उस जगह के ऊपर से उड़ा जहां ये घटना घटी थी और समुद्र की सतह पर अनगिनत जापानी क्रू सदस्य मौजूद थे। वहां एक छोटी सी लाइफ बोट भी थी जो लोगों से भरी हुई थी और कई जापानी क्रू सदस्य नाव के किनारों से चिपके हुए थे। यान फेई ने इन फंसे हुए जापानी क्रू सदस्यों पर हमला करने से परहेज किया, हालांकि वह ऐसा करना चाहता था। वह जानता था कि ऊपर उपग्रहों ने उसे जरूर देखा होगा और अगर उसने उन क्रू सदस्यों पर हमला किया तो तस्वीरें जरूर कैद हो जाएंगी और दुनिया उसे आतंकवादी करार दे देगी। हालांकि वह अभी अमेरिकी सेना के भेष में छिपा हुआ था, लेकिन देर सवेर उसका पर्दाफाश होना तय था। इसलिए अपनी भविष्य की प्रतिष्ठा की खातिर उसने तैरते हुए जापानी क्रू सदस्यों को छोड़ देने का फैसला किया। अगर रात का अंधेरा होता तो वह बहुत पहले ही नौसेना की तोप चलाकर समुद्र में फेंके गए लोगों को मार गिराता। हेलोन पर लिटिल गू ड्रोन द्वारा जापानी गश्ती जहाज और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया का वीडियो बना रहा था। वह बेहद उत्साहित था। एंकर के रूप में अपने इतने सालों में उसने कभी इतने विस्फोटक दृश्य नहीं कैद किए थे। उसे पहले से ही अंदाजा था कि ये वीडियो अब उसकी जिंदगी बदल देंगे। जापानी गश्ती नौकाओं और लड़ाकू विमानों को मार गिराने के बाद यान फेई ने न केवल ढेर सारे मेरिट पॉइंट अर्जित किए, बल्कि अपने मन की भड़ास भी निकाली और अचानक तरोताजा और स्फूर्ति महसूस की। फिर अपने क्वांटम रडार का इस्तेमाल करते हुए उसने पता लगाया कि चीनी लड़ाकू विमान तेजी से घटनास्थल की ओर बढ़ रहे थे और वह उनसे भिड़ना नहीं चाहता था। तेजी से युद्धाभ्यास करते हुए उसने अपनी ऊंचाई कम की और उत्तर पूर्व की ओर गति बढ़ा दी। ठीक उसी समय आगे का समुद्री पानी उबलने लगा और एक मिसाइल समुद्र की सतह को चीरती हुई ड्रोन की ओर तेजी से बढ़ी। यान फेई ने ठंडे स्वर में उपहास किया। हालांकि उसका मुख्य निशाना जापानी लड़ाकू विमान और गश्ती नौकाएं थीं, क्वांटम रडार समुद्र की सतह के नीचे सीवुल्फ हमलावर परमाणु पनडुब्बी की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा था। उसने पनडुब्बी पर हमला करने से परहेज किया था क्योंकि वह ड्रोन की पानी के नीचे के लक्ष्यों को भेदने की क्षमता का खुलासा नहीं करना चाहता था। अब पनडुब्बी ने उस पर एक विमान रोधी मिसाइल का एक उप प्रक्षेपित संस्करण दागकर नजदीकी हमला शुरू कर दिया था।
लेकिन यान फेई उसकी गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था। जैसे ही मिसाइल प्रक्षेपित हुई, उसके ऊपर पहुंचने से पहले ही उसने उसे भांप लिया। तेजी से वह उस क्षेत्र से तेजी से निकल गया। सीवोल्फ श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी से प्रक्षेपित यह मिसाइल एक विमान रोधी मिसाइल थी जिसकी क्रूज गति केवल 2.5 मैक थी और यह मुख्य रूप से वायु रक्षा अभियानों के लिए थी। 3 मैक तक की गति वाले ड्रोन के विरुद्ध इसका इस्तेमाल करना व्यर्थ था, क्योंकि यह ड्रोन का बाल भी नहीं काट पाता। लेकिन अगर ड्रोन की क्वांटम रडार स्कैनिंग क्षमता, जो उसे घात लगाए बैठी सीवुल्फ पनडुब्बी के हमले की चेतावनी देती न होती, तो वह विमान रोधी मिसाइल से आश्चर्यचकित हो सकता था। यान फेई ने सीवुल्फ श्रेणी की पनडुब्बी की दुर्जयता को भी पहचाना। हालांकि अब उसके ड्रोन में पानी के भीतर हमला करने की क्षमता थी, लेकिन उसमें लगी कमजोर M120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें सीवुल्फ के पतवार को भेदने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थीं। अगर यह सीवुल्फ के पतवार को भेद नहीं पाता, तो ड्रोन को मूल्यांकन में कोई मेरिट पॉइंट नहीं मिलते, बल्कि उसकी पानी के भीतर हमला करने की क्षमता उजागर हो जाती। इसलिए यान फेई के पास बस बच निकलने और निरर्थक प्रयासों में शामिल न होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंतरिक्ष से उपग्रह निगरानी के तहत ड्रोन तेजी से उत्तर पूर्व की ओर उड़ रहा था, जाहिर तौर पर जापान के ओकिनावा प्रांत में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े वायु सेना अड्डे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही ड्रोन उड़ता रहा, उसके आगे एक तूफानी बादल दिखाई दिया। अपना रास्ता बदलने के बजाय ड्रोन सीधे तूफानी बादल में उड़ गया। घने बादलों का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में उपग्रहों की नजरों से बच निकला, फिर तेजी से अपनी नाक नीचे की ओर झुकाए समुद्र की सतह के नीचे डूब गया और तेजी से दिशा बदलकर शंघाई की ओर बढ़ गया। उपग्रहों ने ड्रोन का पता लगाना छोड़ दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि गरजते बादलों के कारण अवरुद्ध हो गई थी और इंतजार के बावजूद ड्रोन तूफान से बाहर नहीं निकल पाया। चीन के लिए यह ज्यादा सुविधाजनक था। उन्होंने तुरंत 2 लड़ाकू विमानों को जांच के लिए भेज दिया, लेकिन जब तक वे पहुंचे, अशांत काले बादलों और बिजली के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उनके ऑनबोर्ड रडार ने कोई लक्ष्य नहीं दिखाया। freewebnovel.com। इसके बाद अमेरिकी और जापानी दोनों सेनाओं के टोही विमान उस क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन उन्हें बिजली कड़कने के अलावा कुछ नहीं मिला। वे F-15 लड़ाकू विमान के बारे में उलझन में थे। नीचे चल रहे भयंकर तूफान को देखते हुए वे केवल यही अनुमान लगा सकते थे कि लड़ाकू विमान तूफान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा, लेकिन उनके मन में यह विश्वास नहीं था कि लड़ाकू विमान इतनी छोटी सी गलती करके प्रकृति के प्रकोप के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। जरूर वह कहीं छिपा होगा और वे उसे फिलहाल नहीं ढूंढ पा रहे थे। ड्रोन का मिशन बिल्कुल सही था। इसने न केवल ताइवानी मछली पकड़ने वाली नौक को बचाया, बल्कि एक जापानी गश्ती नौक और हवाई जहाज को भी डुबो दिया, जिससे इसे काफी मेरिट पॉइंट मिले। यान फेई मन ही मन बहुत संतुष्ट था। उसके सहायक मस्तिष्क ने ड्रोन द्वारा अर्जित योग्यता अंकों का विवरण दिया। दियाओयू द्वीप समूह के जलक्षेत्र में मिसाइल दागने और 2 F-15J लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए 1000 मेरिट पॉइंट, प्रति F-15 लड़ाकू विमान 500 पॉइंट दिए गए। एक समुद्री गश्ती हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए 100 मेरिट पॉइंट, प्रति गश्ती हेलीकॉप्टर 100 पॉइंट दिए गए। एक बड़े गश्ती जहाज को डुबोने के लिए 1500 मेरिट पॉइंट, एक बड़े गश्ती जहाज गैर सैन्य के लिए 1500 पॉइंट दिए गए। 2 मध्यम आकार के गश्ती जहाजों को डुबोने के लिए 1000 मेरिट पॉइंट, एक मध्यम आकार के गश्ती जहाज गैर सैन्य के लिए 500 पॉइंट दिए गए। 32 दुश्मनों को मारने के लिए 32 पॉइंट दिए गए। इस उड़ान से अर्जित कुल योग्यता अंक 3632 अंक, जिससे कुल अंक 7525 हो गए। बहुतों को पता नहीं होगा कि लेवल 4 ड्रोन ने सिर्फ 2 उड़ानों में ही कुल 7525 मेरिट पॉइंट्स जमा कर लिए थे। अगर ये लेवल 3 ड्रोन होता तो इसे लगभग अपग्रेड कर दिया जाता और इसके लिए सिर्फ 10,000 पॉइंट्स की जरूरत होती। हालांकि लेवल 4 ड्रोन के लिए अपग्रेड की जरूरत 1 लाख पॉइंट्स की है, जो काफी ज्यादा लगती है, लेकिन लेवल 4 ड्रोन जिस आसानी से मेरिट पॉइंट्स जमा कर लेता है, उसकी अपग्रेड प्रक्रिया लेवल 3 ड्रोन की तुलना में काफी तेज होती है। F-15 लड़ाकू विमानों का सामना करते समय, जिन्हें पहले केवल घात लगाकर ही हराया जा सकता था, लेवल 4 ड्रोन अत्यंत शक्तिशाली था तथा उन्हें तुरंत मार गिराता था। ये सब उतना ही आसान और सरल था जितना कि सूखी घास को काटना या सब्जियां काटना। ड्रोन तेजी से घटनास्थल की ओर बढ़ा और जब वह घटनास्थल से लगभग 20 किलोमीटर दूर था, तो अचानक 500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। उसके एयरफ्रेम के एक झटके के साथ 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हथियार रैक से अलग हो गईं। मिसाइलें प्रज्वलित हुईं और सफेद धुआं छोड़ते हुए आगे के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ीं। freewebnovel.com
जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के दो F-15J लड़ाकू विमान आसमान में गश्त कर रहे थे, तभी दूर से उड़ रहे एक ड्रोन ने अचानक अपनी ऊंचाई बढ़ा दी और उनके रडार ने तुरंत ड्रोन का पता लगा लिया। हालांकि उनके रडार पर यह संकेत अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के नवीनतम मॉडल के रूप में दिखाई दिया। दोनों जापानी लड़ाकू पायलट इस बात से अनजान थे कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान अचानक यहां क्यों आ गया, क्योंकि उन्हें अपने मिशन के दौरान इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी के बारे में कोई खुफिया जानकारी नहीं मिली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान उनकी मदद के लिए यहां आया हो? फिर भी एक बात अजीब थी, उनके रडार ने पहले अमेरिकी विमान का पता नहीं लगाया था, तो लड़ाकू विमान अचानक कहीं से कैसे प्रकट हो गया? पायलट कुछ भ्रमित थे और जैसे ही उन्होंने F-15 से संपर्क करने के इरादे से संचार चैनल खोला, उन्हें अचानक रडार चेतावनियां मिली। विरोधी F-15 ने उन पर दो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी थीं। स्तर 4 पर ड्रोन अपग्रेड ने F-15 के टेम्पलेट को चुना था, इसलिए इसकी हथियार प्रणाली भी F-15 के अनुरूप स्वतः ही बदल गई थी। यह AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस था, जिनकी अधिकतम आक्रमण सीमा 90 किलोमीटर थी, लेकिन प्रभावी सीमा 75 किलोमीटर थी। इसकी गति भी मैक 4 तक पहुंच गई थी। पहले की तुलना में ड्रोन की मिसाइल हमला क्षमता में न केवल सीमा में, बल्कि गति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ था। इस व्यापक सुधार के साथ ड्रोन अब अपनी पिछली स्थिति से मुक्त हो सकता था, जहां यह विरोधी पर हमला नहीं कर सकता था और दुश्मन को हराने के लिए छल और आश्चर्य पर निर्भर रहता था। जब दो F-15J विमानों ने मिसाइलों को आते हुए देखा, तो वे चौंक गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान उन पर हमला करेगा। हालांकि अमेरिकी सेना की श्रेष्ठ छवि और ताकत का उन पर गहरा असर था, इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति की सूचना दी और भागने की कोशिश की। AIM-120 मिसाइलों से बचने की कोशिश में दोनों F-15J विमानों ने अपनी गति बढ़ा दी और नकली फ्लेयर्स तैनात कर दिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि F-15 अमेरिकी सेना का नहीं था और उसमें अत्याधुनिक ब्लैक टेक्नोलॉजी क्वांटम रडार थी। एक बार क्वांटम रडार द्वारा लक्ष्य पर कब्जा कर लेने के बाद कोई भी नकली फ्लेयर्स मिसाइल के पीछा करने से नहीं बच सकता था। F-15J अमेरिकी F-15 का जापानी संस्करण है, जिसकी अधिकतम गति केवल 2.5 मैक है और यह 4 मैक की उड़ान गति वाले AIM-120 की ट्रैकिंग को चकमा नहीं दे पाया। मात्र 30 सेकंड में AIM-120 ने दोनों F-15J को पकड़ लिया, छोड़े गए फ्लेयर्स से बच निकला और जेट विमानों पर सटीक निशाना साधा, जिससे आकाश में आग के दो लाल फूल दिखाई दिए। अपनी स्थिति को गंभीर देखकर दोनों F-15J विमानों के पायलट जल्दी ही पैराशूट से कूदकर सुरक्षित निकल गए। ऊपर हो रहे विस्फोटों की चमक के नीचे आसमान में दो सफेद पैराशूट दिखाई दे रहे थे। नीचे 3 जापानी गश्ती नौकाएं, जो खुशी खुशी बातें कर रही थीं, अचानक अपने ही विमान को किसी अज्ञात स्रोत से आए मिसाइलों से उड़ते देखकर दंग रह गईं। उन्होंने सहज ही अपनी बातचीत बंद कर दी और वहीं स्तब्ध खड़े होकर पायलटों को आसमान से पैराशूट से उतरते हुए देखा और इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे थे। हेलोंग पर सवार कैप्टन का बेटा लिटिल गू जब दो F-15J विमानों पर मिसाइल हमले की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, तो उसने अपनी स्ट्रीम पर जोर से चिल्लाते हुए बेकाबू होकर इस दृश्य को कैद कर लिया। उसकी लाइव स्ट्रीम में ये दृश्य देख रहे दर्शक रोमांचित हो गए, अपने दोस्तों को फोन करके ये खबर फैला रहे थे और देखते ही देखते लिटिल गू की स्ट्रीम देखने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई। लड़ाकू विमानों के बीच हवाई युद्ध दुनिया भर में आम बात थी, लेकिन मिसाइलों से उन्हें नष्ट किए जाने के दृश्य अक्सर बहुत धुंधले होते थे, मुश्किल से दिखाई देते थे। इसलिए जब मिसाइलों द्वारा लड़ाकू विमानों को मार गिराने के इतने स्पष्ट दृश्य कैद हुए, तो हर कोई खुशी से झूम उठा। वे पूरी तरह से भूल गए कि यह एक क्रूर हवाई युद्ध था और हारने वाले पक्ष को नुकसान हो सकता था। यान फेई का ड्रोन अचानक प्रकट हुआ और 1 मिनट से भी कम समय में दोनों F-15J विमानों को नष्ट कर दिया, जिससे उसकी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन बेहद उच्च रहा। फिर ड्रोन तेज गति से घटनास्थल की ओर बढ़ा और लगभग उसी समय जब F-15J विमान नष्ट हो रहे थे, उसने हेलीकॉप्टर को हवा में ही देख लिया। ड्रोन तेजी से उसके पास पहुंचा और 30 मिलीमीटर नौसैनिक तोपों से गोलाबारी की, जिससे असहाय हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ गया। ऊपर हेलीकॉप्टर को एक अमेरिकी लड़ाकू विमान द्वारा उड़ाते हुए देखकर, जो फिर अगला हमला करने के लिए उनकी ओर उड़ रहा था, फुकुशिमा गश्ती जहाज पर सवार चालक दल को अचानक खतरे का एहसास हुआ। जीवन मरण के प्रश्न का सामना करते हुए कमांडर भयभीत हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सामान्य कमांडिंग बहादुरी एक पल में गायब हो गई
यहाँ तक कि उसे आदेश जारी करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। जब तक उसके डिप्टी ने उसे बार बार आग्रह नहीं किया, तब तक कमांडर ने तितर बितर होने और पीछे हटने का आदेश नहीं दिया और फिर अपने वरिष्ठों को स्थिति की सूचना नहीं दी। तीनों जापानी गश्ती जहाजों ने हेलॉन्ग पर अपना घेराव बंद कर दिया और 3 अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। यान फेई मूलतः महत्वपूर्ण योग्यता के पीछे था, तो वह इन जापानी अपराधियों को आसानी से कैसे बच निकलने दे सकता था। ड्रोन ने मुड़कर भागते हुए जापानी गश्ती जहाज का पीछा किया। फिर उसने 2 M120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागीं। एक के पीछे एक चल रही दोनों मिसाइलें गश्ती जहाज की ओर तेजी से बढ़ती हुई सफेद धुएं के निशान छोड़ती रहीं। पलक झपकते ही वे भागते हुए जहाज तक पहुंच गईं और जलरेखा पर एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे पतवार में एक बड़ा छेद हो गया। फिर दूसरी मिसाइल उस दरार से होकर जहाज के अंदर फट गई। इस विस्फोट ने न केवल पतवार में छेद को बड़ा कर दिया, बल्कि गश्ती जहाज की संरचना को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे उसके इंजन निष्क्रिय हो गए और वह गतिहीन हो गया। हालांकि गश्ती जहाज का ढांचा किसी भी सामान्य जहाज की तुलना में ज्यादा मजबूत था, लेकिन ये सैन्य जहाजों के मानकों से कोसों दूर था, इसलिए 2 M120 मिसाइलों ने इसे आसानी से भेद दिया। कुछ ही देर में समुद्री पानी का एक बड़ा प्रवाह जहाज के अंदर तक भर गया, जिससे जहाज का संतुलन बिगड़ गया और वह तेजी से पलट गया। अगर कप्तान ने जहाज छोड़ने का आदेश देने की दूरदर्शिता न दिखाई होती, तो ज्यादातर चालक दल के सदस्य जहाज के साथ ही दफन हो जाते। ये यान फेई का किसी नौसैनिक जहाज पर पहला हमला था और वह पहले ही एक गश्ती जहाज को मार गिरा चुका था, जिससे बाकी 2 गश्ती जहाजों को झटका लगा। ड्रोन के हमलों से बचने के लिए उन्होंने तेजी से भागने की कोशिश की। हालांकि क्वांटम रडार के साथ ड्रोन एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थे। अगर यान फेई ने ड्रोन की एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता को न छिपाया होता, तो वे तीनों गश्ती जहाजों को एक ही मिसाइल हमले से आसानी से डुबो सकते थे। एक एक करके हमला करके उसका इरादा ड्रोन की महत्वपूर्ण आक्रामक क्षमताओं को छुपाना था, साथ ही जापानियों पर भारी दबाव डालना और उन्हें मानसिक रूप से परेशान करना था। पहले गश्ती जहाज को डुबोने के बाद ड्रोन ने समुद्र की सतह पर तैर रहे चालक दल की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने वापस चक्कर लगाया और एक और छोटे गश्ती जहाज को निशाना बनाया और 2 और M120 मिसाइलें दागीं। पहले जैसी ही प्रक्रिया अपनाते हुए ये गश्ती जहाज भी मिसाइलों से डूब गया, जिससे कई जापानी चालक दल के सदस्य समुद्र में तैरते हुए रह गए। फुकुशिमा के भागते हुए कमांडर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक अमेरिकी सैन्य विमान के अचानक हमले ने उन्हें कुछ ही देर में 2 F-15J लड़ाकू विमान, एक हेलीकॉप्टर और 2 गश्ती जहाज गंवाने पर मजबूर कर दिया। अब लग रहा था कि फुकुशिमा का भी यही हश्र होगा। क्या हो रहा था? क्या अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी? कमांडर को जो भय सता रहा था, वह अतीत में अमेरिका द्वारा जापान पर किए गए 2 परमाणु बमों की याद दिलाता था, जिसने जापान के विश्व प्रभुत्व के उनके कभी के महत्वाकांक्षी सपनों को बिना किसी निशान के गायब कर दिया। इससे पहले कि फुकुशिमा का कमांडर स्थिति का कोई हल निकाल पाता, आकाश में उड़ता ड्रोन वापस घूम गया और फुकुशिमा की ओर 2 AIM-120 मिसाइलें दाग दी। फुकुशिमा हालांकि एक गश्ती जहाज था, पर उसमें 20 मिलीमीटर की मशीन गन लगी हुई थी। जैसे ही जहाज ने मिसाइलों को अपनी ओर आते देखा और अपने कमांडर को अशक्त होते देखा, कार्यकारी अधिकारी ने जल्दी से आने वाली मिसाइलों को रोकने का आदेश दिया। गश्ती जहाज ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें समुद्र की ओर बढ़ रही थीं, और मशीन गन, जो केवल सीधी दिशा में ही फायर कर सकती थी, कोन के कारण मिसाइलों को नहीं मार पा रही थीं। फुकुशिमा की जलरेखा पर एक मिसाइल के टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ। यान फेई को निराशा हुई कि हालांकि फुकुशिमा एक गश्ती जहाज होने का दावा कर रहा था, लेकिन असल में वह एक छोटा युद्धपोत था जिसकी पतवार संरचना बेहद मजबूत थी। AIM-120 मिसाइल उसकी सुरक्षा को भेदने में नाकाम रही, इसलिए वह बाकी मिसाइलों की तरह डूब नहीं पाया। हालांकि यान फेई निराश नहीं हुए। उन्होंने तुरंत मिसाइल का प्रकार बदल दिया और उन्नत AGM-114 एंटी टैंक मिसाइलें चुनी। फिर उन्होंने फुकुशिमा पर 2 एंटी टैंक मिसाइलें दागीं, जो एक के बाद एक उसी जलरेखा पर गिरी। पहली एंटी टैंक मिसाइल ने फुकुशिमा के पतवार में एक छोटा सा छेद कर दिया और दूसरी ने उसे और बड़ा कर दिया। इसके बाद ड्रोन ने एक और AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी, जो एंटी टैंक मिसाइलों द्वारा बनाए गए बड़े छेद को भेदते हुए फुकुशिमा के अंदरूनी हिस्से में जा गिरी और जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे काफी नुकसान हुआ। फुकुशिमा का इंजन नष्ट हो गया और जहाज समुद्र की सतह पर रुक गया।
पतवार टूट गई, जिससे भारी मात्रा में समुद्री पानी अंदर आ गया और वह झुक गया। कुछ ही मिनटों में फुकुशिमा पलट गया। फुकुशिमा के कमांडर की सोचने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई थी और कार्यकारी अधिकारी के आदेश पर चालक दल ने जहाज छोड़ दिया। कमांडर खुद एक सहयोगी की मदद से एक लाइफ बोट तक पहुंचने में कामयाब रहे। तेजी से डूबते फुकुशिमा को देखते हुए उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। फिर उनकी जांघों के बीच एक दाग था। यह आतंक के कारण पेशाब था या समुद्र का पानी, ये स्पष्ट नहीं था। freewebnovel.com। जापानी विमानों और गश्ती नौकाओं से तेजी से निपटने के बाद समुद्र की सतह पर सिर्फ ताइवान का हेलोंग बचा था, जो पानी में डूब रहा था और डूबने के कगार पर था। सतह के नीचे एक अमेरिकी सीवुल्फ अटैक पनडुब्बी ने ऊपर के बदलावों को भांप लिया और तेजी से सतह से 20 मीटर नीचे पहुंच गई, जहां वह मंडराती रही और समुद्र में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखती रही। अंतरिक्ष में कई छोटे उपग्रहों ने घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी कक्षा में तेजी से परिवर्तन किया तथा लाइव दृश्य को देखने के लिए अपनी दृष्टि द्वीप समूह के जल की ओर मोड़ दी। ड्रोन अशांत जल क्षेत्र के ऊपर से उड़ा, जहां बड़ी संख्या में जापानी चालक दल के सदस्य बह रहे थे, जिनमें एक छोटी सी जीवनरक्षक नाव भी शामिल थी, जिसके कई जापानी चालक दल के सदस्य नाव के किनारों को पकड़े हुए थे। यान फेई ने इन जहाजों पर हमला नहीं किया, हालांकि वह ऐसा करना चाहता था। वह जानता था कि उसे ऊपर लगे उपग्रहों द्वारा देखा जा सकता है, और अगर उसने नाविकों पर हमला किया तो तस्वीरें जरूर कैद हो जाएंगी और दुनिया भर में वितरित की जाएंगी, जिससे उसे युद्ध अपराधी करार दिया जाएगा। हालांकि अब वह अमेरिकी सेना के वेश में था, वह जानता था कि उसका भेद कभी भी खुल सकता है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने तैरते हुए जापानी चालक दल को छोड़ दिया। अगर रात होती तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के नौसेना की तोपें चलाकर इन जापानी सैनिक